किसी एक्सपीरियंस बंदे ने पूछा है कि अगर मुझे सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। यू शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क। आप अगर बिगिनर नहीं हो, आपके पास टाइम लिमिटेशन है, तो यू शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट अच्छे लोकेशन पे है उसी पे फोकस कीजिए। जो प्रोडक्ट स्टक हुआ है, जो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा है 3-5 साल से, उस पे फोकस मत कीजिए। या ऐसी इन्वेंट्री है जो रिसेल केस में 5-5 साल से सड़ रहा है और आप उसी प्रॉपर्टी पे एफर्ट्स ले रहे हो, टाइम एनर्जी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है। जो प्रॉपर्टी पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई करके छोड़ दिया और वो जो कचरा है मान लीजिए मार्केट में बचा हुआ, उस पे आप फोकस कर रहे हो। शायद वास्तु का इश्यू होगा, शायद लिटिगेशन होगा, शायद प्रॉपर्टी टाइटल में कुछ दिक्कत होगा, कोई लोन रिलेटेड इश्यू होगा, या कोई अलग किस्म का पॉसिबिलिटी हो सकता है, एनक्रोचमेंट, माफिया वगैरह। यू शुड फोकस ऑन रेयर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स। अगर आप प्राइमरी में काम कर रहे हो एज पर यूर माइक्रो निश, यू शुड वर्क ऑन रेयर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने क्या किया है कि मान लीजिए रेरा का जो भी एक्सेप्शन वाला सिनारियो था उसको एडजस्ट करके बाईपास किया, या बहुत सारे लोग अभी भी विदाउट रेरा बेच रहे हैं मार्केट में। तो इस तरीके से इलीगल या अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट पे काम करना छोड़ दीजिए अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, लॉन्ग टर्म में अगर रियल एस्टेट जर्नी कंटिन्यू करना है। अब बहुत सारे लोगों का जो रीच होता है, मतलब मान लीजिए आपका ऑफिस किसी ए लोकेशन पे और उसके करीब बी लोकेशन है, तो आप ए और बी पे फोकस कीजिए। आप जेड पे फोकस करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। कहने का मतलब है कोई ब्रोकर है वो 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर पे प्रॉपर्टी है तो उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया, वहां पे किसका चलता है या कैसे आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास शायद इंफॉर्मेशन आ सकता है, गूगल से आप मैप डाउनलोड करके कर सकते हो, पर ये होगा शायद मंथली 1 या 2 डील, या साल में 2-4 लगा तो लगा, ऐसा वाला जुगाड़ रहेगा। तो ये सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के अंदर नहीं आएगा। मतलब सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि जिसके पास एक परफेक्ट नॉलेजेबल एंड डेडिकेटेड टीम है, जो पर्टिकुलर फोकस वर्क कर रहा है, टीम को अलोकेट दिया है, टास्क दिया है, वो टीम अपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और बीइंग अ रियल एस्टेट बिजनेस ओनर, योर टास्क इज निगोशिएशन, क्लोजिंग एंड बिजनेस एक्सपांशन ओनली। आपको ये टेलीकॉलिंग भी नहीं करना पड़ रहा है। या अगर इस स्ट्रक्चर में आपका बिजनेस आ जाता है तो यू आर इन अ स्टेबल बिजनेस पोजीशन। अब बहुत सारे लोगों का आता है कि कम्युनिटी वाइज करना है क्या, मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मेरा कास्ट ये है वो। बिलीव मी, इस अगर वर्ल्ड में कोई गॉड है ना तो वो टाइम है। एक बार निकल गया तो किसी के हाथ नहीं लगेगा। कस्टमर ऑलवेज वी से कि कस्टमर इज द गॉड या कस्टमर इज द किंग, पर जो टाइम है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कि बिल्डर, ना ही रेरा एजेंसी, ना एज अ ब्रोकर, ना कस्टमर खुद। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास नॉक करेगा। मान लीजिए कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास आता है और आप पोस्टपोन किए जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो स्ट्रैटेजी, आपके पास फंड आएगा तो आप मेहनत लोगे या इन्वेस्ट करोगे, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर से वापस नहीं आएगा। वो अपॉर्चुनिटी इधर आप क्रैक करोगे या कोई और करेगा। कहने का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी पे कस्टमर तो कोई ना कोई लेगा, आपका कस्टमर लेगा या किसी और ब्रोकर का लेगा या बिल्डर का डायरेक्ट कस्टमर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको कंट्रोल करता है, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। एवरीवन हैज 24 आवर्स। ऐसे चल रहा है ना दुनिया की, ठीक है कस्टमर के दिमाग में चल रहा है कि वो काउंटर ऑफर देके छोड़ेगा, उसको अगर जरूरत होगा तो सामने से कॉल करेगा वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं होता है। मतलब पहले बहुत इन्वेंट्री बहुत कम था, अभी करीबन जो एक्सपांशन ग्रोथ रेट है, इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और नहीं मिल रहा है लोगों को घर। पैसा फेंकने के बाद भी वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर नहीं मिलता है, या पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर किसी को शॉप चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं है, 1-2 साल वेटिंग चल रहा है। तो टाइम इज द गॉड एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सिर्फ रिजल्ट आएगा तो मैं करूंगा, या रिजल्ट पे आपका जो ट्रीटमेंट है या आपका एफर्ट्स है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक ब्रोकर हो और आपके पास 1000 लीड आ रहा है, उसमें से 40 ही साइट विजिट हो रहा है। यू शुड वर्क ऑन योर एक्सपर्टीज कि ये जो बाकी का बचा लीड है, 960 लीड्स ने अभी भी साइट विजिट के लिए नहीं हाँ बोला है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। आप परफेक्ट नहीं हो कॉलिंग में, आपको नहीं आ रहा है, हायर समवन या किसी और के साथ पार्टनरशिप करके उस पे काम कीजिए। वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था 1000 लीड जनरेशन के लिए, ऐसे नहीं है कि 40 आ गया फिर उसमें से 1-2 क्लोजिंग हो गया तो मेरा पैसा रिकवर हुआ। थिंक अबाउट कि 960 का क्या हो रहा है। सब लोग नहीं लेंगे, पर अगर कहने का मतलब है कि आपने इन्वेस्ट करके कुछ लीड जनरेट किया और वो ऐसे ही वेस्ट जा रहा है बिकॉज यू आर नॉट स्किलफुल।
तो उस पे फोकस कीजिए, रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज रखिए, जितना ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्जिस्टिंग लीड्स में, उस पे काम कीजिए। खुद को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके थिंकिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और एक रिकमेंडेशन रहेगा कि डोंट गो इन कंफर्ट जोन। ऐसे होता है ना कि एक डील क्रैक हुआ, 2 लाख रुपए आ गए, तो अभी मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए था, तो आप आराम से 3-4 महीना निकाल लोगे। जब ये कंफर्ट जोन आ जाता है तो काम करना बंद होता है अपने आप, लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं या पैसा उड़ाने के चक्कर में होते हैं, तो फोकस नहीं रहता है। मतलब ऐसे नहीं है जो भूख कल था तो आज भी पैसा आने के बाद भी वही भूख है, ऐसे नहीं है। एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए आपकी डील क्रैक हुआ, बट इट शुड बी टेम्पररी, वन डे एक्टिविटी। इट शुडंट बी लाइक कि आप लास्ट मंथ पैसा आया था उसी के चक्कर में 1 महीना आपने वेस्ट कर दिया। आपका पाइपलाइन स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना है। तो देखिए बहुत लोगों का गलती क्या होता है, वो एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एग्जांपल, कोई लीड जनरेशन पे पैसे उड़ा रहा है या लीड जनरेट करता जा रहा है, उसके पास 500, 1000, 2000 लीड आया, वो नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि और लीड चाहिए। जो लीड ने इंक्वायरी किया था वो शायद पूरा ना हो चुका है, 3-4 दिन बाद आप जब कॉल करोगे तो उसके पास ऑलरेडी 10 कॉल गए होंगे किसी और ब्रोकर के, किसी और मार्केटियर के। तो उस केस में वो आपको पहचानेगा भी नहीं मैंने कब किया था इंक्वायरी वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली जब भी लीड आता है विद इन 30 मिनट्स यू शुड रीच बाय ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल, SMS, वीडियो, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, इट शुड बी फ्रिक्वेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने इंक्वायरी किया और 8 दिन बाद आप बोल रहे हो कि 8 दिन पहले आपने इंक्वायरी किया। तब तक बहुत सारे लोगों ने, एटलीस्ट 2-3% लोगों ने तो प्रॉपर्टी परचेज भी किया होगा 8 दिन के अंदर। You don't know their priorities, so you should work on the priorities। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, जिन्होंने भी साइट विजिट किया उनसे निगोशिएशन, क्लोजिंग, तब जाके पैसा आएगा। सिर्फ साइट विजिट करते रहने में कोई मजा नहीं है जब तक आप कमा नहीं लोगे। कमाने का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि आपके पास मैक्सिमम बुकिंग या क्लोजिंग रहना चाहिए। अब क्लोजिंग कब आएगा, जब मैक्सिमम साइट विजिट होगा। मैक्सिमम साइट विजिट कब होगा, जब मैक्सिमम अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा या कॉलिंग पे कंफर्मेशन आएगा। कॉलिंग कंफर्मेशन कब आएगा, जब आपके पास बहुत ज्यादा लीड्स होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पहले कहा था कि सैटरडे संडे योर फोकस शुड बी ऑन द बिजनेस इन द सेंस निगोशिएशन, मीटिंग्स, साइट विजिट, फॉलोअप्स ओनली। मंडे टू ट्यूसडे या वेडनेसडे यू शुड फोकस ऑन द लीड जनरेशन। मैक्सिमम आप ट्रायल क्या कर सकते हैं, एड कॉपी क्या होना चाहिए, ग्राफिक्स, मीडिया कंटेंट वगैरह वगैरह, या जिन्होंने भी इंक्वायरी किया था उनको डिटेल्स भेजना वगैरह, ये प्री सेल्स एक्टिविटी वाला फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा टीम है तो डेडिकेट 1% फॉर प्री सेल्स, 1% फॉर द साइट विजिट कंफर्मेशन, 1-2 पीपल फॉर द एक्चुअल साइट विजिट, फील्ड वर्क। और निगोशिएशन और क्लोजिंग आपको हैंडल करना पड़ेगा बीइंग अ बिजनेस ओनर, या आपको लीडर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। आपका टीम बहुत बड़ा है, 40-50 हजार लोगों का टीम है, तो उस केस में हायरार्की उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आपको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए। इस केस में मेरा सजेशन रहेगा कि A to Z नहीं जा सकते, आपको A to B जाना पड़ेगा। B स्टेप कंप्लीट करने के बाद यू विल रीच टू C वाला स्टेप, C कंप्लीट करने के बाद D पे जाओगे, D कंप्लीट करने के बाद E पे जाओगे। ऐसे स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पता नहीं है कि आपका अभी करंट स्टेट क्या है, तो मैं स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता। एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई सजेस्टेड फ्यू स्टेप्स। अब लास्ट बोनस टिप देता हूँ, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड नेटवर्किंग। कैसे है, जितने ज्यादा लोगों को आप मिलोगे, आपका बिजनेस शेयर करोगे, आपका एक्सपर्टीज शेयर करोगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आप कमर्शियल रियल एस्टेट में काम करते हो तो आपको लैंड डील में क्या चल रहा है इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपने नीश डिफाइन कर लिया है, यू हैव फ्यू पाइपलाइन, तो आपका जो पाइपलाइन है उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए। नया वर्टिकल करके फिर ट्रायल एरर करने में कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, कमर्शियल कोई और हैंडल कर रहा है, रेसिडेंशियल कोई और हैंडल कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रॉपर्टीज कोई और हैंडल कर रहा है, और जो प्लॉटिंग या लैंड रिलेटेड कोई और हैंडल कर रहा है, उस केस में यू शुड एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस कि एग्जैक्टली ये टीम सही से काम कर रहा है, वो डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, जो भी टास्क दिया था, जो भी टारगेट था वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे वो रीच हो रहा है। यू शुड मास्टर इन एग्जीक्यूशन। ये कुछ टिप्स था, आपका कुछ सजेशन रहेगा तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।